नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरहद पर जाकर पाकिस्तान को ललकारा। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, अगर अब भी नहीं सुधरे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाई पाई को मोहताज हो जाओगे, बूंद बूंद पानी को तरसोगे। अगर अब भी आतंकवाद से तौबा न की तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। भारत फिर से घर में घुसकर मारेगा और बहुत मारेगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, उनका दिमाग ठंडा रहता है लेकिन खून गर्म है, और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की हुंकार सुनकर पाकिस्तान डर गया। वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि मोदी के तेवर देखकर लगता है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। उन्हें लगा भारत भले ही दहशतगर्दी को मुद्दा बना रहा हो, लेकिन असल में इरादा कुछ और है। पाकिस्तान का डर वाजिब है, क्योंकि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा, न टॉक होगी, न पानी मिलेगा। अगर फिर भी पाकिस्तान को बात करनी है तो सिर्फ पीओके से गैर कानूनी कब्जा छोड़ने पर बात होगी। मोदी ने कहा यह भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत इस संकल्प को डिगा नहीं सकती। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को धमकाया। जयशंकर ने कहा कि सीज फायर तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, भारत परमानेंट सॉल्यूशन का संकल्प कर चुका है, और यह बात पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि आप पाकिस्तान का यह झूठ दुनिया में कोई नहीं सुनेगा कि आतंकवाद से उसका कोई रिश्ता नहीं है। भारत के कड़े रुख के बाद अब पाकिस्तान के नेता बार बार भारत से बात करने की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार से डिफेंस बजट बढ़ाने, आधुनिक हथियार और गोला बारूद खरीदने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी चिंता पानी को लेकर है। पाकिस्तान की नदियां सूखने लगी हैं। पाकिस्तान की नई परेशानी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार। भारत का सिंदूर बारूद कैसे बना, पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त कैसे हुए, मोदी की गूंज आज पूरे पाकिस्तान में भी सुनाई दी। यह हुंकार मोदी ने आज बीकानेर में भरी। कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। अब यही नए भारत की नीति है, नए भारत की रीति है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। नरेंद्र मोदी आज भारत और पाकिस्तान की सरहद पर थे। बीकानेर का यह वो इलाका है जहां पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश की थी, लेकिन भारत की एयर डिफेंस ने एक को भी जमीन तक नहीं पहुंचने दिया। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीकानेर के बजाय नेदरलैंड्स में होना था, लेकिन पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हरकत की, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ।
इसलिए मोदी ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी की जगह नेदरलैंड्स गए हैं। वो 2 और यूरोपीय देशों में भी जाएंगे। आज जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पूरी दुनिया को डिलीवर किया। कहा कि फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को पॉज दिया गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक मौका है। भारत आतंकवाद पर फुल स्टॉप चाहता है। अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म की पॉलिसी नहीं छोड़ी, भारत में अब एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज बीकानेर की धरती से पूरी दुनिया को बताया, जिस तरह हमारी सेना के सामने पाकिस्तानी फौज को घुटने टेकने पड़े, उसके बाद उन्हें भी समझ आ गया होगा कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो उसका नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। पाकिस्तान समझ गया कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। अब कुछ गड़बड़ हुई तो पूरी फिल्म चलेगी, और यह फिल्म कैसी होगी, कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी, इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के नेता टेंशन में हैं। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ की सरकार से मुल्क का डिफेंस बजट बढ़ाने की मांग होने लगी है। पाकिस्तान के एमपीज कह रहे हैं कि सीज फायर तो ठीक है, लेकिन भारत के हमले में जिस तरह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नकारा साबित हुआ, उससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ने फिर हमला किया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए डिप्लोमेसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। डिफेंस बजट बढ़ाकर नए नए हथियार खरीदने चाहिए। सीज फायर का हम अभी तक भरपूर दिफा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है। मैं चेयरमैन साहब खत्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बदौलत, हुकूमत की बदौलत, ऑपोजिशन की बदौलत, पाकिस्तान की बदौलत हमारा इंफोसिस अब सिर्फ एक चीज के ऊपर आती है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, उसको स्ट्रेंथन करें और इस वॉर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें। और जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है, उसके अंदर हम अपने सारे शवाहिद, सारे सबूत सामने रखें, काउंटर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करें। बिलावल साहब जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, ऑपोजिशन को भी इसमें शामिल कर लें। ऑपोजिशन को नहीं शामिल कर सकते, कॉन्फिडेंस मिले, आगे बढ़े। अगर हमने इस डिफेंस के अंदर जरा भी कोताही की और अपने पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से हम में यूनिटी नहीं हुई, तो जो जंग आपने जीती है उसका फोर्सफुल इंपैक्ट आप आगे नहीं दे सकेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता सिर्फ सरकार पर या नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर रहे। कांग्रेस के नेता विपक्ष के उन सांसदों को भी निशाना बना रहे हैं जो ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा हैं। 33 देशों में जाकर आतंकवाद के इशू पर पाकिस्तान का असली चेहरा जो दुनिया को दिखाने के काम में लगे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराने के काम में लगे हैं। मोदी का सबसे तीखा विरोध करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसे ही एक डेलीगेशन के मेंबर हैं, जो कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे इस्लामिक मुल्कों में जाकर भारत का झंडा बुलंद करेगा, भारत की बात लोगों को बताएगा।
लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ओवैसी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो सरकार के चक्कर में ना फंसे, वरना इस्लामिक मुल्कों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। इस पर ओवैसी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। ओवैसी ने कहा, अगर कांग्रेस के नेताओं को जवाब देने में डर लगता है तो वो घर बैठ जाएं, लेकिन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसके सवालों का सामना ओवैसी न कर सके। अभी हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब, आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप जरा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदके में ओवैसी ना दे, तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा, ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठना उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया कि अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मारा जाएगा। आज मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक होगी। भारत के हिस्से का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। मोदी ने कहा कि दुनिया भी कान खोलकर सुन ले कि नए भारत के संकल्प को अब कोई डिगा नहीं सकता। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। पानी का नाम सुनकर पाकिस्तान की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के नेता जानते हैं अगर सिंध समझौता बहाल न हुआ, भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब में पानी न छोड़ा, तो वाकई में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। न पीने के लिए पानी मिलेगा, न खेती के लिए। सिंधु समझौता रद्द होने का असर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। भारत ने किशन गंगा डैम से पानी छोड़ना बंद कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के 8 इलाकों में नीलम नदी का वाटर लेवल 40% तक गिर गया है। नीलम नदी पाकिस्तान में सिंचाई का बड़ा सोर्स है, इसलिए जैसे ही नदी का वाटर लेवल कम हुआ, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर क्लियर किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। नीदरलैंड में जयशंकर से पूछा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को कम करने में, जंग रुकवाने में क्या अमेरिका का रोल था? क्या अमेरिका की मीडिएशन से सीज फायर हुआ? इस पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने जब पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की तो कई मुल्कों ने भारत से कांटेक्ट किया। यह रूटीन है, हमेशा होता है, लेकिन सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर, भारत की सहमति से, दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद हुआ। इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है और आगे भी किसी तीसरे का कोई रोल नहीं होगा। So on the 10th of May, it was the Pakistani army which
sent a message that they were ready to stop firing, and we responded accordingly. And where was the U.S. in this process? Well, the U.S. was in the United States. I mean, obviously there were U.S. Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. Yeah. I mean, the United States was not alone in this. I think there were some countries in the Gulf, there were some others as well. That happens naturally. When two countries are engaged in a conflict, it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. अब इससे साफ साफ जवाब और क्या हो सकता है, और ये जवाब बार बार दिया जा चुका है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहां मानने वाले हैं। आज उन्होंने 7वीं बार दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने रुकवाई, सीज फायर उन्होंने करवाया, लाखों लोगों को मरने से उन्होंने बचाया। असल में आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे थे। उसी दौरान बातचीत अमेरिका और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस की हो रही थी, लेकिन अचानक ट्रंप ने अपना गुणगान करना शुरू कर दिया। कहा उन्होंने ही यूक्रेन और रूस को बातचीत के लिए राजी किया, वही यूक्रेन रूस की वॉर रुकवाएंगे, और उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के नेताओं को फोन करके मिलिट्री एक्शन रोकने को कहा, क्योंकि सिचुएशन बहुत सीरियस होती जा रही थी। ट्रंप ने कहा उन्होंने ट्रेड का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए राजी किया, और बहुत जल्दी वो दोनों देशों के साथ ट्रेड डील करेंगे। ट्रंप ने कहा मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए उन्होंने सीज फायर की बात मान ली। We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? Somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. भारत में पाकिस्तान के जासूसों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी राज्यों में एक्शन हो रहा है। अब तक कुल 14 जासूस पकड़े जा चुके हैं। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, और अदालत ने ज्योति का पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया। पुलिस के पास इस बात के सबूत तो हैं कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी, लेकिन पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दानिश के अलावा ज्योति पाकिस्तान के और किन किन लोगों के कांटेक्ट में थी। उसने इन लोगों को भारत की सुरक्षा से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां दी। पुलिस के पास इस बात के भी सबूत हैं कि ज्योति के अलावा 4 और लोग हैं जिन्हें दानिश ने पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क में शामिल किया। हालांकि दानिश की हरकतों का खुलासा होने के बाद सरकार ने उसे तुरंत देश छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन दानिश और उसके नेटवर्क के बारे में जांच एजेंसियां पूरी डिटेल निकाल रही हैं। पता लगा कि दानिश का असली नाम एहसानुर रहमान है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनाती से पहले वो पाकिस्तान में आईएसआई का एजेंट था, और उसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी। दानिश को सिर्फ इसी मकसद से दिल्ली भेजा गया था कि वो यहां पर लोगों को फंसाए और उनसे भारत के खिलाफ जासूसी करवाए। ये एक पैटर्न है। आईएसआई अपने लोगों को दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात करती है,
और फिर जो लोग वीजा अप्लाई करने के लिए आते हैं उन्हें फंसाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करवाई जाती है। इसीलिए आज विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार की पैनी नजर है। एक और अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। अभी हाल में 2 पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 स्टाफ मेंबर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा किया गया है, क्योंकि वो जिस प्रकार की हरकतें यहाँ कर रहे थे वो उनके जो ऑफिशियल स्टेटस है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसके वायलेशन में है एक तरीके से। आज यूपी एटीएस ने भी 2 और लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। दिल्ली से मोहम्मद हारून नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वाराणसी में मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस के मुताबिक मोहम्मद हारून दिल्ली के सिलमपुर में रहता था। चलते चलते मैं आपको श्रीनगर से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर आज श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। लाल चौक से लेकर डल लेक तक हर तरफ शान से लहराते तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता और श्रीनगर के हजारों आम लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 100 से ज्यादा शिकारे भी तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। कश्मीर से इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट है। जम्मू कश्मीर अब आतंकवादियों की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे तो उनका भी अंजाम वही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का किया गया।